जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 64। आज के इस लेक्चर में चैप्टर 11 का लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्टडी करेंगे हम, एनुअल रिटर्न्स। इसके साथ ही हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और जो एमसीक्यूज हैं वो भी हम आज के लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आपको पता है क्या कि एमसीक्यूज वैसे ही छोटे छोटे होते हैं। अरे भाईजान आप खड़े क्यों हैं? खड़े क्यों? असाइनमेंट की हुई है आपने? अच्छा, हाँ, किस वजह से? बोल बोल बोल। असाइनमेंट नहीं की, बोल मुंह से नहीं। हाँ, असाइनमेंट नहीं की हमने, बोल। असाइनमेंट नहीं की, सिर्फ 2 सवाल थे, छोटे छोटे थे। हाँ, बड़ी असाइनमेंट क्या स्टार्टअप लेते हो आप? हैं तो 4-5 क्वेश्चन स्टार्टअप के लिए चाहिए होते हैं आपको, कि उससे कम क्वेश्चन होंगे, आपने असाइनमेंट नहीं करने। दादा दादी की बरसी मनाने की सलाह। बरसी मनाता कौन है? तू मैं भी कभी कभी चले भाई बस करने बैठ से भाई, असाइनमेंट करके आया करें। एनुअल रिटर्न, एनुअल, अच्छा हमने कल स्टडी किया था ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डायरेक्टर्स बोर्ड। डायरेक्टर्स बोर्ड के क्वेश्चन अभी हम इसी लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे। मैं चाह रहा हूँ डायरेक्टर्स बोर्ड के क्वेश्चन और एनुअल रिटर्न के क्वेश्चन दोनों इकट्ठे ही डिस्कस कर दें, ताकि आज ही दोनों क्वेश्चन जो है डिस्कस हो जाए। असाइनमेंट फिर भी आपने करके डिस्कस कर लेंगे हम क्लास में क्वेश्चन, लेकिन असाइनमेंट फिर भी आपने करके आनी है। कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न कंसेप्ट क्या है? बेसिकली कंसेप्ट एक तो हमने ये स्टडी किया हुआ है कि जब कभी कोई कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव वगैरह हैं, जब कभी इनकी अपॉइंटमेंट होगी विद इन 14 डेज, हमने शायद पढ़ा था कि रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना होता है, ऐसे ही है। वो डायरेक्टर्स का लेक्चर हमने पढ़ा था शायद, और चीफ एग्जीक्यूटिव वाले टॉपिक में भी हमने स्टडी किया था कि जब कभी इनकी पोजीशन चेंज होती है, इलेक्शन होता है इनका, तो हमने विद इन 14 डेज रजिस्ट्रार को कम्युनिकेट करना होता है कि ये न्यू ऑफिशियल जो है वो डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट हुए। लेकिन ये तो है जब उनकी ड्यूरिंग देयर अपॉइंटमेंट होगी, लेकिन लॉ रिक्वायर करता है कि हर साल के एंड पे, हर साल के बाद भी रेगुलरली, पीरियोडिकली आपने एक रिटर्न फाइल करनी है कंपनी ने रजिस्ट्रार को। इस रिटर्न को कहा जाता है एनुअल रिटर्न। इस रिटर्न में बेसिकली है क्या, अगर आप एक सेंटेंस में समझना चाहते हैं ना इस रिटर्न में क्या है, तो इस रिटर्न में डिटेल है कंपनी के ऑफिसर्स की, कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव वगैरह के बारे में, कंपनी के जो ऑडिटर है, लीगल एडवाइजर्स वगैरह हैं, उनके बारे में डिटेल्स है कि कंपनी को मैनेज कौन कौन लोग कर रहे हैं, कंपनी को ओन कौन कौन लोग कर रहे हैं, कंपनी के ऑफिसेस किस जगह पे हैं, ये इस तरह की डिटेल्स है। ये एक रूटीन नेचर की एक तरह से समझ लीजिए फॉर्मेलिटी है, इंफॉर्मेशन है, जो कि हर साल तकरीबन हर कंपनी ने सबमिट करवानी है। किसको? रजिस्ट्रार को। और कब? हर साल के बाद, इसलिए तो इसका नाम एनुअल रिटर्न है, ठीक है। लेकिन ये इसको सबमिट कब करवाना है और प्रिपेयर कब करना है, प्रिपेयर कब करना है किस, और सबमिट कब करवाना है, ये डेट्स इस कंसेप्ट में अहम है, ठीक है। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किस डेट के ऊपर होती हैं, वो ईयर एंड के ऊपर होती हैं। यानी एक कंपनी का ईयर एंड अगर 30 जून 2021 है, तो 30 जून 2021 की डेट पे जो भी इनकम एक्सपेंस उस साल के हैं या एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड किए जाते हैं, बाद वाले नहीं। लेकिन प्रैक्टिकली ये स्टेटमेंट बन बाद में रही होती है, यदि बन रही होगी ये जुलाई में, अगस्त में या सितंबर के शुरू के दिनों में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह, लेकिन इनके ऊपर बन बाद में रही है। इंफॉर्मेशन किस डेट की आ रही होगी, वो ईयर एंड 30 जून वाली। एग्जैक्टली उसी तरीके से एनुअल रिटर्न में भी कंसेप्ट है कि एनुअल रिटर्न की इंफॉर्मेशन किस डेट की दी जाएगी, ये एक अलग कंसेप्ट है, और ये एनुअल रिटर्न रजिस्ट्रार को सबमिट कब करवाई जाएगी, ये अलग कंसेप्ट है। इसमें कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है, छोटी सी चीजें, 2-3 चीजें जो हमें बता रहा है। सबसे पहले एनुअल रिटर्न में क्या क्या चीजें शामिल होंगी, एनुअल रिटर्न में क्या क्या चीज, कहते हैं जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी एट ए स्पेसिफिक डेट। ये स्पेसिफिक डेट आपके लिए समझना जरूरी है कि ये क्या होगी, आगे डिस्कस करेंगे हम। एनुअल रिटर्न में क्या होता है, कंपनी के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन किसी एक स्पेसिफिक खास डेट के ऊपर, खास डेट के ऊपर। अब वो डेट क्या है, क्या वो फाइनेंशियल ईयर एंड की डेट है, क्या वो कैलेंडर ईयर एंड की डेट है, क्या वो एजीएम की डेट है, ये हम आगे स्टडी करेंगे डेट कौन सी है। फिलहाल ये कंसेप्ट एनुअल रिटर्न में क्या होगा, जनरल इंफॉर्मेशन किसके बारे में, कंपनी के बारे में, किस डेट पे, एट ए स्पेसिफिक डेट। फॉर एग्जांपल किस तरह की इंफॉर्मेशन होगी, सीईओ के बारे में, कौन है सीईओ, डायरेक्टर कौन है, सीएफओ कौन है, कंपनी सेक्रेटरी कौन है,
इनका नाम वगैरह, लीगल एडवाइजर कौन है, ऑडिटर कौन है, बड़े बड़े मेंबर्स कौन है, शेयर कैपिटल कितना है, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस क्या है। देखिए कंपनी के जनरल इंफॉर्मेशन है कंपनी के बारे में, कोई इसमें खास कोई जिसे कहना चाहिए कि टेक्निकल चीजें नहीं है जो एनुअल रिटर्न में फाइल करनी हो। ठीक है। अच्छा, एक दफा ना ये जो इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जाती है इसको गौर से देखें, फिर मैं इसके बाद आपसे एक सवाल पूछूंगा। सारे जो इंफॉर्मेशन एनुअल रिटर्न में इंक्लूड की जाती है ना, वो इसमें मेंबर्स से मुराद सारे मेंबर्स नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है, बड़े मेजॉरिटी शेयर होल्डर समझ लीजिए। जी पढ़ लिया आपने। अच्छा मुझे बताइए, क्या ये पॉसिबल है कि एक साल और दूसरे साल के दरमियान में, एक साल में एनुअल रिटर्न जमा करवाई हो और नेक्स्ट ईयर में जब एनुअल रिटर्न जमा करवाने लगे तो हमें पता चले कुछ पर्टिकुलर जो एनुअल रिटर्न में आते हैं वो चेंज हो गए हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव चेंज हो सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ वो चेंज हो, रजिस्टर्ड ऑफिस भी चेंज हो सकता है, और भी बाकी इंफॉर्मेशन। क्या ये पॉसिबल है कि नेक्स्ट ईयर में हमें पता चले कि कोई भी पर्टिकुलर जो रिपोर्ट करना था एनुअल रिटर्न में वो चेंज नहीं हुआ? ये पॉसिबल, शाबाश, ये जहन में रखिएगा। लाजमी नहीं कि ये पर्टिकुलर हर साल चेंज हो, अक्सर चेंज होंगे, अक्सर चेंज होंगे, शायद मोर देन 90% केसेस में ये पर्टिकुलर एक साल और दूसरे साल में चेंज हो, लेकिन बहरहाल पॉसिबिलिटी है कि सम टाइम एक साल के जो पर्टिकुलर्स थे नेक्स्ट ईयर में भी वही पर्टिकुलर्स हों। तो अपनी कॉमन सेंस, अभी लॉ क्या डिस्कस करता है वो भी थोड़ी देर में हम शेयर करते हैं, कॉमन सेंस से बताइए जरा, क्या इस सिचुएशन में नेक्स्ट ईयर में अगर एनुअल रिटर्न के पर्टिकुलर्स में कोई चेंज नहीं आया, एनुअल रिटर्न फाइल करनी चाहिए कि नहीं? तीन ऑप्शंस। पहली ऑप्शन, एनुअल रिटर्न फाइल फिर भी करनी चाहिए। दूसरी ऑप्शन, अगर पर्टिकुलर में चेंज नहीं है एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करनी चाहिए। तीसरी ऑप्शन, एनुअल रिटर्न में अगर चेंज नहीं है एनुअल रिटर्न तो फाइल नहीं करनी चाहिए, लेकिन रजिस्ट्रार को बता देना चाहिए कि रिटर्न में कोई चेंज नहीं है। ये चलिए अब देखते हैं लॉ क्या कहता है। देखिए ये तो वैसे ही मेरे जहन में आई बात, देखें हाँ कि लॉ क्या कहता है। पहले, विच इंफॉर्मेशन इज इंक्लूडेड इन एनुअल रिटर्न, ये क्लियर। आगे चलते हैं। हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल, हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल? एवरी कंपनी, हर कंपनी, हर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, अगर उसका शेयर कैपिटल है तो उसके लिए फॉर्म ए है, शेयर कैपिटल है तो फॉर्म ए, और अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो फॉर्म बी, फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी, डी, ई। इससे पहले भी कहीं हमने सुना है चैप्टर 2 में, अब मेमोरेंडम और आर्टिकल्स वाला, जिसमें था कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो कंपनीज एक्ट ने दिया हुआ है मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के लिए, वो है। क्या था उसमें? फॉर्म ए में क्या था, कौन सी टाइप ऑफ कंपनी की क्या चीज थी? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का आर्टिकल था, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम दोनों थे कि सिर्फ आर्टिकल था कि सिर्फ मेमोरेंडम था? टेबल ए था। अच्छा, फॉर्म ए नहीं था, टेबल ए टेबल बी था, ऐसे है। टेबल ए में क्या था? आर्टिकल्स ऑफ ए कंपनी, लिस्टेड कंपनी। अच्छा वैसे नहीं, बाकी बातें छोड़े, आपके कॉन्फिडेंस को देख के मैं इंप्रेस हो गया, जिस कॉन्फिडेंस से जवाब दिए। फॉर्म बी में क्या था? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी लिमिटेड बाय। फॉर्म सी में क्या था? कुछ नहीं पता क्या फॉर्म होते क्या है। टेबल 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 कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। और टेबल डी क्या क्या हैविंग शेयर कैपिटल का क्या? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल का क्या था? मेमोरेंडम था, आर्टिकल्स था कि दोनों थे? दोनों थे। और टेबल डी में टेबल डी हो गया। अच्छा अच्छा, चले मैं सिर्फ आपको लिंक करवाना चाह रहा था कि एक कंसेप्ट हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, टेबल एबीसी, वो भी आपने रिवाइज कर लेना इसके साथ। तो वापिस आ जाइए, एनुअल रिटर्न का फॉर्मेट रजिस्ट्रार कंपनीज एक्ट ने दिया हुआ है। तो कहाँ दिया? फॉर्म ए में, फॉर्म बी में। फॉर्म ए किन कंपनीज के लिए है? हैविंग शेयर कैपिटल। फॉर्म बी किन कंपनी? नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। और फॉर्म सी पता है किन कंपनीज के लिए है? जिनकी इंफॉर्मेशन चेंज नहीं हुई, जिनकी इंफॉर्मेशन चेंज नहीं हुई।
व्हाट, देखिए ये समझ आ गया ना कि हैविंग शेयर कैपिटल तो फॉर्म ए यूज करना है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल फॉर्म बी यूज करना है। अच्छा, ये जो रिटर्न में जो इन्फॉर्मेशन आपने फाइल करवानी ना, आपके रजिस्टर में भी शो होनी चाहिए। ये आपके रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, रजिस्टर आपको पता है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होता है, रजिस्टर ऑफ ऑफिसर, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, रजिस्टर होते हैं ना। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आप रजिस्ट्रार को भेज रहे हैं ना एनुअल रिटर्न में, ये आपके ये ना रजिस्टर में एंट्री किसी और इन्फॉर्मेशन की हो, एनुअल रिटर्न में कुछ और भेज रहे हैं। इसी तरह का मुझे याद है अकाउंटिंग में भी एक रूल होता है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो फिगर्स आ रही है ना, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। मैचिंग कंसेप्ट ये नहीं है। मैचिंग कंसेप्ट है कि आपका दाएं पैर वाला जूता और बाएं पैर वाला जूता ये मैच कर, मैचिंग कंसेप्ट। इंफॉर्मेशन टू बी रिकॉर्डेड इन रजिस्टर, ये समझ आ गए कि जो आप एनुअल रिटर्न में इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं वो आपके पास रजिस्टर्स में भी जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स हैं, रजिस्टर ऑफ ऑफिसर्स हैं, उसके साथ मैच होनी चाहिए। अच्छा, व्हाट इफ नो चेंज इन पर्टिकुलर, अगर इस साल एनुअल रिटर्न के पर्टिकुलर्स में कोई चेंज नहीं है तो क्या करना है? कंपनी ने फॉर्म सी सबमिट करवाना है इंस्टेड ऑफ फॉर्म ए और बी। वो सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है जिसमें वो रिपोर्ट करते हैं कि देयर इज नो चेंज इन पर्टिकुलर्स एज कंपेयर टू रिटर्न फाइल्ड इन लास्ट ईयर, साइन करके भेज देते हैं। फॉर्म सी बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ए और बी में पर्टिकुलर्स की लिस्ट इंक्लूड करनी पड़ती है। अच्छा, एक्सेप्ट एसएमसी प्राइवेट कंपनी विद पेड अप कैपिटल अप टू 3 मिलियन, सिंगल मेंबर, मैंने आपको बताया था तकरीबन हर कंपनी ने एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है। तकरीबन का इस्तेमाल किया था इसलिए कि एक्सेप्शन है। अगर कोई सिंगल मेंबर, अच्छा एक्सेप्शन ये नहीं है कि सिंगल मेंबर कंपनी या प्राइवेट कंपनी जिसका 3 मिलियन तक पेड अप कैपिटल, उसने एनुअल रिटर्न ही नहीं सबमिट करवानी। नहीं, एनुअल रिटर्न सबमिट करवानी है ए या बी में, लेकिन अगर पिछले साल की निस्बत इस साल पर्टिकुलर कोई चेंज नहीं है तो इसलिए फॉर्म सी नहीं करवाना। फॉर्म सी की एक्सेप्शन है, फॉर्म ए और बी की एक्सेप्शन नहीं है। फॉर्म ए और बी हर कंपनी ने सबमिट करवाना है। हाँ, एक प्राइवेट कंपनी है या एक सिंगल मेंबर कंपनी है, पिछले साल उसने उसका शेयर कैपिटल है, प्रीवियस ईयर में उसने कौन सा फॉर्म सबमिट करवाएगा? फॉर्म ए। इस साल पर्टिकुलर्स में कोई चेंज नहीं है, वो अकेला ही है, पहले भी अकेला ही था, अब भी अकेला ही है। फॉर्म सी भी नहीं सबमिट करवाना। हाँ, कुछ भी नहीं, शाबाश। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन है। ठीक है कि सिंगल मेंबर कंपनी और प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन तक हो, उसने सबमिट नहीं करवाना। ये बात समझ आई? हाँ, इस साल इस सिंगल मेंबर कंपनी या प्राइवेट कंपनी विद पेड अप कैपिटल तीनों में से कोई भी सबमिट नहीं करवाना। 1 और 2 किसने सबमिट नहीं करवाने? क्योंकि पर्टिकुलर्स में चेंज नहीं है। फॉर्म सी क्यों नहीं सबमिट करवाना? क्योंकि लॉ ने एक्सेप्शन दिया, लॉ ने एक्सेप्शन दिया। तो फिर से बताइए, अगर एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, उसका पेड अप कैपिटल है 4 मिलियन, कंपनी है लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, प्रीवियस ईयर में कौन सा फॉर्म सबमिट करवाया? फॉर्म पर्टिकुलर्स में कोई चेंज नहीं है, फॉर्म सी सबमिट करवाएगी, लेकिन ये नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है 4 मिलियन से ज्यादा, और वैसे भी पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी। भाई क्लियर हो गया? फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी में डिफरेंस, किस कंपनी ने कौन सा फॉर्म कब सबमिट करवाना है, ये सीख लिया आपने। यही काम की चीज थी। अब इसके बाद डेट नहीं, एक काम की चीज हो रहा है, डेट और फाइल है। अब इसमें 2 कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूं। पहला कंसेप्ट, एनुअल रिटर्न में इंफॉर्मेशन किस दिन की इंक्लूड की जाएगी, एज ऑन विच डेट, जैसे एज ऑन बैलेंस डेट होता है। और दूसरा, रिटर्न फाइल कब करनी है। दो कंसेप्ट से पहले बताएं, फर्क समझ आ गया? पहले एक कंसेप्ट क्या है, एनुअल रिटर्न में जो इंफॉर्मेशन, क्योंकि इंफॉर्मेशन डेली बेसिस पे हो सकता है चेंज हो रही हो, किस दिन की इंफॉर्मेशन इंक्लूड करनी है एनुअल रिटर्न में। और दूसरा कंसेप्ट क्या है, फाइल कब करनी है। शाबाश। वो कहता है, सुन ले, एजीएम, डेट ऑफ एजीएम पे जो इंफॉर्मेशन होगी, यानी डेट ऑफ एजीएम पे जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, जो सीएफओ होंगे, जो डायरेक्टर्स होंगे, जो कंपनी सेक्रेटरी होंगे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी जाए। वो एजीएम की डेट पे जो पर्टिकुलर्स हैं वो एनुअल रिटर्न में इंक्लूड किए जाएंगे। और ये सबमिट कब करवानी है? विद इन 30 डेज ऑफ एजीएम, विद इन 30 डेज ऑफ एजीएम। दूसरे नंबर पे, अगर एजीएम कंडक्ट ही नहीं हुई किसी वजह से, अगर एजीएम कंडक्ट ही नहीं हुई तो उस सूरत में क्या करना? या कंडक्ट हुई, एडजॉर्न हो गई, कंप्लीट नहीं हुई,
तो फिर कैलेंडर ईयर के लास्ट, ऑन क्लोज ऑफ कैलेंडर ईयर। यानी ये अगर 30 जून है तो ये 31 दिसंबर आ जाएगा, ये अगर 30 सितंबर है तो ये 31 दिसंबर आ जाएगा, ठीक है। 31 दिसंबर है तो 31 दिसंबर भी, ठीक है, जो उस साल का क्लोज है। इफ एजीएम नॉट हेल्ड आर नॉट कंक्लूडेड। और ये भी कब जमा करवानी है? फिर कैलेंडर ईयर के 30 डेज के अंदर। क्या एक्सटेंशन मिल सकती है? बिल्कुल एक्सटेंशन। अच्छा, ये एक्सटेंशन देगा कौन? रजिस्ट्रार। नहीं, लिस्टेड कंपनी में नॉर्मली कमीशन ही देता है एक्सटेंशन एजीएम वगैरह के लिए, लेकिन एनुअल रिटर्न के केस में लॉ ने क्या दिया था? क्या दिया? रजिस्ट्रार। लेकिन ये आपने याद रखना, एग्जाम में जाके ये जो लॉ ने कभी कभी उल्टी बातें करता है ना, ये ज़हन में नहीं आती। ये एग्जाम में जाके यही ज़हन में आता है, लिस्टेड कंपनी है तो कमीशन, अनलिस्टेड है तो रजिस्ट्रार। वहां फिर एनुअल रिटर्न की एक्सटेंशन रजिस्ट्रार ने देनी है, 30 दिन की नहीं 15 दिन की देनी है, ये समझ में नहीं आता। उधर ज़हन में यही आता है कि जैसे एजीएम की एक्सटेंशन थी ना, लिस्टेड कंपनी की 30 दिन की होती है, अप टू 30 डेज, और कमीशन देता है, यही प्रोविजन ज़हन में आती है, एनुअल रिटर्न के साथ मिक्सअप हो जाती है। हालांकि एनुअल रिटर्न की एक्सटेंशन कौन देता है? एनुअल रिटर्न की एक्सटेंशन रजिस्ट्रार देगा। अच्छा, अनलिस्टेड कंपनी को कितने दिन की एक्सटेंशन मिलेगी और लिस्टेड को कितने की? सिर्फ लिस्टेड को 15 दिन के लिए, अप टू 15 डेज। बट ठीक है, शाबाश। पेनल्टी अगर इसकी वायलेशन की, इसकी वायलेशन का मतलब क्या होगा? कि एनुअल रिटर्न सबमिट नहीं करवाई या एनुअल रिटर्न में इंफॉर्मेशन सही इंक्लूड नहीं की। लिस्टेड कंपनी है तो उसके लिए लेवल 2 की पेनल्टी, अदर कंपनी है तो लेवल 1 की पेनल्टी, ठीक है। लेवल बताया पेनल्टीज के बारे में, बताया आपको सिलेबस में? 1 की पेनल्टी छोटी पेनल्टी होती है, लेवल 2 की पेनल्टी बड़ी, और लेवल 3 की पेनल्टी सबसे बड़ी है। आप ये भी याद कर लें तो बहुत है, आपसे ये भी ना याद हो पाएगा। हाँ, वही छोटी वाली 500 नहीं, 1000 नहीं नहीं, ये मैं आपको जो वैसे हमारे में बताया था सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये मैं आपको कंपनी एक्ट से निकाल के आपके साथ व्हाट्सएप शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। ये कंसेप्ट क्लियर। अब आपके पास 3 मिनट का टाइम है, आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 की रीडिंग कर लीजिए। मीनवाइल मैं आपके क्वेश्चंस और एमसीक्यू सेटअप करता हूँ, रीडिंग कर लीजिए जी। पॉज कीजिएगा जी। अच्छा, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट वाले सेक्शन में एक स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस की बात कर रहा है। ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस क्या है? देखिए, स्टेटमेंट ऑफ असल में कमीशन के पास ये पावर्स है कि वो अगर चाहे तो फर्दर कंपनी से, उनकी मैनेजमेंट से ये कह सकता है कि आपने कोई स्टेटमेंट मजीद फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच करनी है। और प्रैक्टिस में कंपनीज के लिए एक रेगुलेशंस है, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये बताता है कि कंपनीज को चलाने के लिए गुड प्रैक्टिसेस क्या हैं, गुड गवर्नेंस किस तरीके से अचीव की जा सकती है। यह है कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये भी कमीशन ने इशू किया है। तो कमीशन ने कंपनी से, लिस्टेड कंपनी से ये कहा हुआ है, हर कंपनी से ने लिस्टेड कंपनी से कहा कि आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ स्टेटमेंट एक इंक्लूड करनी है, एक पूरा पेज अलग से होता है कि आपने कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ कंप्लाई किया है। अगर कमीशन, अच्छा यहां पे ना स्पेसिफिकली कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात नहीं कर रहा, यहां पे अपनी जनरल पावर बता रहा है कि कमीशन कह रहा है मेरे पास पावर है, मैं अगर चाहूं तो सारी कंपनी या किसी खास टाइप ऑफ कंपनीज को ऑर्डर दे सकता हूं कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ कंप्लायंस रिपोर्ट भी इशू करे। अब कंप्लायंस किसके साथ करनी है, ये कमीशन ये कहता है, ये मैं खुद बता दूंगा। अभी फिलहाल कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, कल को हो सकता है कि और लॉ भी आ जाए जिसके साथ मैनेजमेंट करनी हो। तो यहाँ पे जो कंप्लायंस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच करनी है, उसकी बात कर रहा है। क्लियर? अच्छा, आइए अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन 10, अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द बोर्ड टू प्रिपेयर डायरेक्टर रिपोर्ट फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर। है रिस्पांसिबिलिटी, हर कंपनी के डायरेक्टर्स की रिस्पांसिबिलिटी है कि किसी कंपनी का डायरेक्टर रिस्पांसिबिलिटी है, किसी की नहीं, सबकी है। हर कंपनी ने डायरेक्टर्स रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है क्या? हर कंपनी ने करनी होती है। किस कंपनी ने? अभी पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सब्सिडी ऑफ पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी विद 3 मिलियन मोर, इन्होंने करनी है, बाकियों ने नहीं करनी। अच्छा, आगे क्या कह रहा है? कह रहा है एक्ट हैज फर्दर प्रेस्क्राइब्ड द मिनिमम कंटेंट्स ऑफ सच रिपोर्ट। डायरेक्टर रिपोर्ट के मिनिमम कंटेंट्स भी कंपनीज एक्ट ने बता दी हैं, और बिल्कुल बता दी हैं, हमने भी पढ़े। In the above context list the matters which are required to be included in the business review section of directors report of a listed company.
बताइए क्या तीनों तरह के कंटेंट्स आएंगे, दो होंगे कि? अच्छा मेरा ये ख्याल है चूंकि लिस्टेड कंपनी है तो इसमें तीनों तरह के कंटेंट्स हैं। ये ख्याल गलत है? हाँ, लिस्टेड कंपनी का नाम तो लिया लेकिन खास तौर पे उसने बिजनेस रिव्यू सेक्शन में पूछा। तो बिजनेस रिव्यू सेक्शन में 4 चीजें थी कि 5 चीजें थी। कौन कौन सी चीजें थी? भाईजान जो हिम्मत हार के बैठे हुए हैं भाई बताएं कौन कौन सी 5 चीजें थी? पूछा जी भाई। इन्वायरमेंट था और क्या? एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल, सोशल क्या? याद कब करेंगे आप रोज का रोज याद नहीं करते? कौन सी 5 चीजें हैं? एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, इन्वायरमेंट क्या था कि एक्टिविटीज जो एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करती हो, और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हाँ ठीक है, अगर प्रॉफिट हो डिविडेंड पे ना किया हो उसकी रीजन, ठीक है। तो सिर्फ हमने बिजनेस रिव्यू सेक्शन वाली चीज इंक्लूड करनी है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, The annual general meeting of ICRA Industries Limited (IQL), a listed company, is to be held on October 25, 2008। अक्टूबर 25, 2008 को लिस्टेड कंपनी है। In addition to the normal business, the company is planning to discuss a strategic business plan for the approval of shareholders। यानी AGM है, लिस्टेड कंपनी है, AGM है, स्पेशल बिजनेस डिस्कस होगा। Explain the requirements of company 2017 as regard the circulation of information or documents to various stakeholders prior to the above meeting। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन? मेरा तो ख्याल है एक ही चीज, नोटिस ऑफ द एजीएम। हाँ तो कह रहा है भाई उसके क्या इंफॉर्मेशन उसके साथ अटैच होगी, उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन आएगी वो भी तो बताओ। डेट, नोटिस ऑफ एजीएम में पहले बता दें नोटिस ऑफ एजीएम में क्या होगा? डेट और प्लेस, नेचर ऑफ बिजनेस, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन। ड्राफ्ट रेजोल्यूशन आता है, ऑर्डिनरी बिजनेस होता नहीं है। अभी नॉर्मल की बात करते हैं, ठीक है। और हाँ प्रॉक्सी का राइट, राइट टू अपॉइंट मेंबर्स, राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी, और फिर राइट्स ऑफ प्रॉक्सी टू स्पीक, दोनों फर्क है। फिर वीडियो लिंक फैसिलिटी की बात, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स अगर हेल्ड होना है एजीएम पे, एजीएम, और अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। ये तो हो गए जो हर कंपनी के केस में आएगा। अब लिस्टेड कंपनी के केस में कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट है इसके वाले से। क्या? लिस्टेड कंपनी है ना, तो नहीं वो नोटिस, वो कह रहा है नोटिस के साथ इंफॉर्मेशन क्या क्या होगी? इंफॉर्मेशन क्या क्या होगी बताइए। वो अगर लिस्टेड कंपनी है तो इसको सर्कुलेट भी तो करवाना है। कहाँ कहाँ? स्टॉक एक्सचेंज, कमीशन, रजिस्ट्रार। अच्छा स्पेशल बिजनेस कंडक्ट हो रहा है, इसके बारे में भी 3 इंफॉर्मेशन थी। कौन से थे? स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग ऑल मटेरियल फैक्ट, डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट, और इफ एनी डॉक्यूमेंट इज टू बी प्रूव्ड तो प्लेस वेयर सच डॉक्यूमेंट्स कैन बी इंस्पेक्टेड। ठीक है। और क्या था? लिस्टेड कंपनी का हो गया, स्पेशल बिजनेस हो गया, एजीएम। हाँ एजीएम के केस में 3 चीजें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट, वो भी इनके साथ में अटैच करेंगे। हाँ जी नहीं नोटिस हमने, अच्छा पहला क्वेश्चन इनका ये है कि सर ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया होगा। पहले कहाँ किया होगा? चैप्टर, ठीक है। वहां पे ये कह रहे हैं कि हमने कमीशन को नोटिस भेजने की बात तो पढ़ी थी, रजिस्ट्रार और स्टॉक एक्सचेंज की बात नहीं पढ़ी थी। नहीं कमीशन की भी थी, स्टॉक एक्सचेंज को भी नोटिस भेजती है एजीएम। ये स्टॉक एक्सचेंज तो मुझे कंफर्म है, रजिस्ट्रार को भी भेजते हैं जहां तक मुझे याद। आप चेक कर लीजिएगा, मेरा ख्याल है नोटिस तीनों को, नोटिस ऑफ एजीएम में पढ़ लीजिएगा इसको कि लिस्टेड कंपनी है तो हमने इसको न्यूज़पेपर में भी उर्दू और इंग्लिश उधर पब्लिश करवाना, उसमें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन स्टॉक एक्स किसी जगह पे ये लिखा हुआ था, स्टॉक एक्सचेंज, कमीशन और रजिस्ट्रार को भी हम सबमिट करवाते हैं ये नोटिस। हाँ जी लिखा हुआ है, हाँ जी। स्टॉक एक्सचेंज को नोटिस भेजना, ये बुक में नहीं, ये लिखा है तसल्ली से। अब मैं सारा लेक्चर छोड़ के उसको ढूंढने थोड़ी बैठूंगा, ठीक है। उम्मीद है इंशाल्लाह लिखा, आप ढूंढ लीजिएगा, नहीं तो हमें बताइएगा, हम आपको ढूंढ देंगे, ठीक है, कंफर्म हो जाएगा। बल्कि सारी क्लास की ये असाइनमेंट है, ये जरा ढूंढिए।
क्या लिस्टेड कंपनी ने एजीएम का नोटिस स्टॉक एक्सचेंज, कमीशन, रजिस्ट्रार तीनों को भेजना है या किसी एक या दो को? ये नहीं, ये कहां लिखा हुआ है, ये ढूंढना है। हाँ, कल बता दीजिए, कल बता दीजिए। क्वेश्चन 12, ABC Limited recent financial year ended on 30th June 2021 and AGM was held on 24 अक्टूबर 2021। फाइनेंशियल ईयर 30 जून, AGM 24 अक्टूबर। When should particulars of annual report be prepared and when should be annual report filed? प्रायोरिटी किसको देनी है, डेट ऑफ AGM को या क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर? डेट ऑफ AGM कब हुई है? 24 अक्टूबर। तो इसका मतलब है एनुअल रिटर्न में जो पर्टिकुलर्स आने चाहिए वो 24 अक्टूबर वाले आने चाहिए। और ये एनुअल रिटर्न जमा कब कर, क्या 24 विद इन 30 डेज, यानी ये तकरीबन क्या होगा, 24 अक्टूबर है, 22 नवंबर का, हाँ 21-22 नवंबर, मतलब जब 30 दिन हो जाए, 30 दिन हो जाए आप काउंट कर लीजिएगा। मेरा ख्याल 22 अक्टूबर बनता है, सॉरी 22 नवंबर बनता है, 22 क्योंकि 31 अक्टूबर में 31 दिन होते हैं ना, तो प्रोबेबली ये 22 नवंबर बने। भाई ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट 13, DF Limited recent financial year ended on 30th June 2021 and AGM was not held, which is contravention of Companies Act। year end हुआ 30 जून को, AGM हुई नहीं, जो कि वायलेशन है। When should particulars of annual report to be prepared and when should be annual report filed? कौन सा ये 30 जून 2021 है, रिटर्न नहीं, तो 31 दिसंबर 2021 कैलेंडर ईयर का लास्ट डेट पे। क्लोज ऑफ कैलेंडर ईयर का मतलब क्या है, 31 दिसंबर। 31 दिसंबर 2021 को जो पर्टिकुलर्स होंगे वो एनुअल रिटर्न में इंक्लूड करने हैं, और ये फाइल कब करवानी है, 31 दिसंबर के बाद 30 दिन के अंदर, यानी 30 जनवरी तक। 13 क्लियर। इन दोनों में क्या फर्क है, इसमें AGM कंडक्ट हो रही है, इसमें AGM कंडक्ट नहीं हो रही। 14, ABC Limited recent financial year ended on 30th June 2022 and AGM was held on 24 अक्टूबर 2022। There is no change since in many particulars of annual return since in any particular, किसी भी पर्टिकुलर में कोई चेंज नहीं है पिछले साल से। Since the last date of annual return, is ABC Limited required to file any return? पिछले साल के निस्बत इस साल में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है। क्या 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 कुछ भी नहीं करवाना, शाबाश। ना फॉर्म ए जमा करवाना, ना फॉर्म बी जमा करवाना, फॉर्म सी जमा करवाना, एनुअल रिटर्न नहीं सबमिट, तो फॉर्म सी सबमिट करवाना है कि नहीं? फॉर्म सी सबमिट किस केसेस में सबमिट करना रिक्वायर्ड नहीं है? सिंगल मेंबर कंपनी और प्राइवेट कंपनी विद पेड अप कैपिटल अप टू 3 मिलियन। यहाँ पे चूंकि ये पब्लिक कंपनी है, इसके लिए फॉर्म सी सबमिट करवाना रिक्वायर्ड है। भाई क्लियर। ये एनुअल रिटर्न था, ये क्वेश्चन था एनुअल रिटर्न जब AGM कंडक्ट हुई, ये था एनुअल रिटर्न जब AGM कंडक्ट नहीं हुई, ये था एनुअल रिटर्न जब पर्टिकुलर चेंज नहीं हुआ। उसने तीनों कंसेप्ट के ऊपर हमसे क्वेश्चन पूछा। अब आते हैं MCQs की तरफ। भाई 10 मिनट का। अच्छा आपको पता है क्या, बड़े आसान आसान क्वेश्चन पूछता है, आप आजमा के तो देखें। पहला क्वेश्चन वो कहाँ, इसी रूम में क्लास है ना? कहाँ क्लास? नहीं सर अदनान की क्लास है ना? अरे 5 मिनट में ही निबट जाने। बुक्स ऑफ काउंट मस्ट बी प्रिजर्व्ड। ठीक है, चलो ठीक। ये आपकी होम असाइनमेंट है। फिर MCQs आपने रिटन फॉर्म में अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? तो बाकी इनको कल डिस्कस करते हैं। कल का मतलब आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।